गुड इवनिंग डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स। तो मैं राधेश्याम केवट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ राधेश पाठशाला के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के दृष्टिकोण से हम जो पेपर 1 अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। आईसीटी की हम अभी तक 15 क्लासेस कर चुके हैं, 2-3 क्लास और बची हैं, नंबर सीरीज और एमएक्स एक्सेल का छोटे छोटे कुछ 2 टॉपिक्स है और एक कुछ टर्मोलॉजीज है छोटी छोटी जो हमने स्किप कर दी थी बीच में, तो उनको हम कवर कर लेंगे, समझ लेंगे। बाकी हाँ, और एक इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने आईसीटी कंप्लीट कर लिया है तो आईसीटी की सभी पूरा का पूरा कंप्लीट जो नोट्स है आपका वो अपने टेलीग्राम चैनल राधेश पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए, देखिए आईसीटी के नोट्स, उनको डाउनलोड कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेकिन आईसीटी के नोट्स पढ़ने से पहले आपको आपके जो हैंड नोट्स मैंने बनवाए हैं और जो क्लासेस आप लोग देख रहे हैं हमारी उनको देख के वो सब कवर करना है, फिर आपको देन वो सारे के सारे नोट्स पढ़ना है। बस इतना आप याद रह गए, क्लियर। तो हम लोग अब प्रारंभ करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 यानी हायर एजुकेशन, और ये हमारी अभी तक की यूनिट नंबर दूसरी स्टार्ट हो चुकी है, यानी हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो ही चुकी है लगभग लगभग। और जैसी आईसीटी खत्म होती है हम कम्युनिकेशन पर स्विच कर जाएंगे जल्दी ही। अभी 3 दिन तक क्लासें बंद थी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, इसलिए मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर अब निश्चिंत रहिए, हम पर डे 2 क्लास लेकर आने वाले हैं। एक अभी आईसीटी की 2-3 लेक्चर खत्म हो जाएंगे, फिर हम कम्युनिकेशन पे आ जाएंगे। और अभी हमारा एक हायर एजुकेशन बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट है। फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर मैं एनईपी 2020 को छोड़ दूं या कुछ आयोग वाले प्रश्न छोड़ दूं, सीधे सीधे यहाँ से फैक्ट ही पूछे जाएंगे आपस से। कुछ प्राचीन शिक्षा का पार्ट छोड़ दूं जहां से तो एथिकल क्वेश्चंस बनते हैं, उस पार्ट को छोड़ने के अलावा सारे के सारे क्वेश्चन, यदि मान ली एक क्वेश्चन आपका अगर कॉन्सेप्चुअल आया तो बाकी के सारे सारे आपके फैक्ट बेस ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेंगे, कैसे बनेंगे, ये सब हम अपनी इस क्लास में समझेंगे। तो आज हमारी ये फाउंडेशन क्लास समझ लीजिए, यूनिट नंबर 10 की क्लास, लेकिन हम साथ में से प्राचीन शिक्षा को भी समझेंगे। तो इस शिक्षा में हम सबसे पहले उस पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे जो यूजीसी ने अपने पाठ्यक्रम में वर्णित किया हुआ है। क्लियर। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप सिलेबस अपने पास रखना है। एक मिनट, मेरा सिलेबस ये रहा, देखिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपके पास इस तरीके से सिलेबस प्रिंट होना ही चाहिए। इसको डेली, इसको नजर उतारना है, इस सिलेबस की डेली इसको देखना है, डेली पढ़ना है, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये अच्छे से चीजें हमको रहे। तो हम में से वही आपको लाइनें लिखवा देता हूँ, देख के इसमें से कोई जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, सिलेबस में 5-6 टॉपिक के अलावा भी कुछ चीजें हायर एजुकेशन में अलग से पूछी जाती हैं। वो क्या पूछी जाती हैं, किस तरह की वो चीजें होती हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स होते हैं, उन सबको हम यहाँ पर पढ़ने वाले। वो वहां मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पूछे जाते हैं। क्लियर। देखिए, तो हम लोग क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये हमारी क्लास नंबर 1 है हायर एजुकेशन की। तो जो विद्यार्थी अभी सीधे हायर एजुकेशन की क्लास नंबर 1 पे यदि आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले जाइए, साथ के साथ ये ऐसा करिए, आईसीटी साथ में प्रारंभ कर दीजिए। हमारी आईसीटी कंप्लीट हो चुकी है यूनिट। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, राधेश पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सके। और इस वीडियो को, इस चैनल्स को, राधेश पाठशाला को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। जो एक ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते या पेड कोर्स परचेस नहीं कर सकते, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट राधेश पाठशाला राधेश्याम केवट की ओर से ये क्लासेस पूरी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस मैं आपका पूरा इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और जून 2026 के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जिनकी खासकर ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे विद्यार्थियों को एक एडवांटेज के तौर पर मैं ये प्रयास करता हूं ताकि उनको हिंदी में कहीं भी किसी भी प्रकार की पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। इंग्लिश माध्यम वाले भी ये क्लासेस देखें, क्योंकि नोट्स बाइलिंगुअली बताए हैं आपके, और मैं यहाँ पे जो चीजें मैंने आईसीटी पूरा बाइलिंगुअली ही पढ़ाया है। एक्सप्लेन मैं हिंदी में कर देता हूँ, जहां टर्मिनोलॉजी लगती है वहां इंग्लिश के वर्ड में यूज कर ही देता हूँ। इतना तो हम समझ ही सकते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हायर एजुकेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब आईसीटी हम बात नहीं करेंगे। क्लियर। पीवाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारी की सारी मिल जाएंगी। मैंने वहां पीवाईक्यूज डालना भी प्रारंभ कर दिया, पर डे मैं 3 से 4 पीवाईक्यूज वहां आपके लिए डाल दिया करूंगा। क्लियर। अभी हम आईसीटी के डाल दिया करूंगा, उसमें हायर एजुकेशन भी प्रारंभ कर देंगे हम। नोटेड। चलिए, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षण या शिक्षा कह लीजिए इसको। क्लियर।
तो ये हमारी आज की यूनिट नंबर कौन सी आपकी है पेपर में, ये है आपकी यूनिट 10। नोटेड, ये आपकी यूनिट नंबर 10। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर कि यूजीसी ने अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें मेंशन की हुई है, पाठ्यक्रम या सिलेबस। क्लियर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे पाठ्यक्रम में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक हमको बताए हैं। अब भी ये नोट, हाँ सबसे पहली मेरी शर्त यही है, मेरी क्लास में आप लोग बैठोगे, आप लोग पेन कॉपी अलग से बनाओगे, उसके बिना आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं नोट्स में सारी चीजें नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां वो चीज नोट्स में देना और यहाँ मेरे एक्सप्लेन करने में समझाने में जमीन और आसमान का अंतर होगा। क्लियर। क्योंकि वहां की भाषा चेंज होगी, लेकिन यहाँ मैं समझाऊंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आपको इन्हीं नोट्सों को पढ़ना जो मैं यहाँ बनवाऊंगा। मैक्सिमम 97 to 98% में चीजें यहीं लिखवाऊंगा। 95 to 97-8% चीजें आपको यहीं बोर्ड पर ही लिखवाऊंगा और आपको नोट करते हुए चलना है। क्लियर, गुड। यही एटीट्यूड के साथ पढ़ना है आपने। मैं फील कर लूंगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको लाइव चैट नहीं पढ़ पा रहा तो मैं आपका रिस्पॉन्स मैं फील कर लूंगा, इमेजिन कर लूंगा। चलिए, पहली यूनिट हमारी क्या कहती है, देखिए पाठ्यक्रम में पहली यूनिट हमारी कहती है, इसमें सबसे पहले इन्होंने दिए है दो चीज। कौन कौन से? एक तो उन्होंने दिया है उच्च अधिगम संस्थान। ठीक है, ये पहली जो इनका पॉइंट है, पहली इनका जो टॉपिक है इसका, इस उच्च अधिगम संस्थान यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख लीजिए आप इसमें, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित हायर एजुकेशन का मतलब हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इन दो से ऊपर जो आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल के या रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारे जितने भी प्रकार के संस्थान होती है जो हायर एजुकेशन को बढ़ाते हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कराते हैं, हायर एजुकेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, उन संस्थानों को हम कहा जाता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जिसके अंतर्गत आपके आईआईटी हो गए, आईआईटीएम हो गए, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, वो सब के सब आपके आते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट में क्या लिखा है, और इसका जब इतिहास पढ़ेंगे तो इसका इतिहास हम प्राचीन से लेके वर्तमान तक का कंप्लीट एक एरा बनाए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। इनकी ईयर हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा। नालंदा कब बना था पूछ लिया जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय कब बना था, जेएनयू कब बना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुई थी, इलाहाबाद कब बना था, पंजाब कब बना था, अभी इंदौर का पूछा गया था, आईआईटी इंदौर की स्थापना कब हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। लास्ट सेशन में पूछा गया था, ये जून वाली एग्जाम में भी, दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा गया था कि आईआईटी इंदौर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। तो वो सारी पंचवर्षीय योजना हमको समझना पड़ेगा। ये सारी इतने ज्यादा फैक्ट वाली क्वेश्चंस होते हैं। किसने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद करना पड़ता है। कौन सा गवर्नर था, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ संस्था, कुछ आयोग है, वो कैसे स्थापना हुई है, उन सब की, वो सब इस यूनिट में पूछा जाता है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार ने अभी तक क्या कार्य किया है, प्राचीन से लेकर वर्तमान तक कौन कौन से परिवर्तन आए। जैसे कि अभी एनईपी 2020 को लगभग मेरे हिसाब से ऐसा 15 वर्ष हुए हैं शायद, है ना, जो 2020 में आई थी, है ना, 5 वर्ष हो चुके हैं हमारी एनईपी को। तो मे भी इस बार एनईपी 2020 से क्वेश्चन तो हर बार पूछ ही जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा, और हर बार प्रश्न आता तो एनईपी 2020 को विस्तार से पढ़ेंगे। जितनी भी हमारी शिक्षा नीतियां अभी तक आई हुई हैं आजादी से लेके अभी तक, और आजादी से पहले भारत की क्या स्थिति थी, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने वो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले। इसमें इन्होंने पहली जो पॉइंट है, इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, उच्च अधिगम संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूछेंगे। और ये क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा। क्लियर, एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत में हमारी शिक्षा पद्धति कैसी थी, शिक्षा की क्या क्या परंपराएं चलती थी, शिक्षा की क्या क्या विधियां होती थी, किस तरीके शिक्षा संस्थान उस समय डेवलप हुए थे। क्या लिखा, पहली पॉइंट ये अलग नहीं, ये पॉइंट एक ही है हमारा, है ना, ये हमारे पहला ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 में ये सारी की सारी चीजें हमको दी हुई हैं। शिक्षा का लेवल क्या था, शिक्षा का स्ट्रक्चर क्या था, वो सारी की सारी चीजें हमसे इस यूनिट में ये सब पढ़ना है। अब अगला टॉपिक
हम ले लेते हैं क्या पूछा अगले में इन्होंने। अगला इन्होंने पूछा है आजादी के बाद, नंबर 2, आजादी या स्वतंत्रता। यहां हम कहां तक पढ़ेंगे, प्राचीन से लेके प्राचीन से लेके 1947 तक का पूरा का पूरा इतिहास यहाँ समझ लेंगे, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों का शासन काल आ जाएगा, आपकी पूरी मध्य काल आ जाएगा। इतिहास को हम 3 चीजों में पढ़ते हैं ना। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ इतिहास का विभाजन कितने भागों में होता है। सबसे पहला इतिहास होता है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, क्लियर। फिर आता आपका मध्यकालीन और तीसरा आता है आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास में स्टार्ट होता है आपका अंग्रेजों के आगमन से। ये हम इतिहास का वर्गीकरण करके इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और फिर एक आपका बनता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। अभी आजादी कल 15 अगस्त है, फिर आजादी के एक नए वर्ष में प्रारंभ करेंगे हम, ठीक है, एक और वर्षगांठ मनाएंगे कल। तो ये आपका इतिहास होता है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। और हम भी जब ये पढ़ेंगे ये पहला वाला टॉपिक, सेकंड वाला टॉपिक, तो इसी आधार पे हम लोग इसका पूरा का पूरा आपकी जो 10 यूनिट है इसी आधार पे होना, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आजादी के बाद भारत, ठीक है। जिसमें मध्यकालीन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, शिक्षा पे ज्यादा कार्य हुआ नहीं थी, भारतीय शिक्षा पे बहुत ज्यादा कार्य हुए नहीं थे, ठीक है, मुगलों का शासन था हमारे देश पे। प्राचीन में हमारे पास अच्छे खासे संस्थान थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। वहां पे शिक्षा प्राप्त, उन सबको अच्छे से समझना है, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, क्या क्या नियम हुआ करते थे शिक्षा के लिए, किस किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो सब हम इसमें अध्ययन करेंगे, क्लियर। बहुत बड़ी यूनिट है, विस्तार से पढ़ेंगे इसको, निश्चिंत रहिए, नोट कर लेना ये चीजें। पहली चीज आपकी सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है आपको। अभी मैं आपको सिर्फ वही चर्चा करेंगे जो सिलेबस में दिया हुआ। अब सिलेबस के इतर क्या चीजें पूछी जाती वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, क्लियर। आधुनिक शिक्षा इसके अंदर, फिर हम आ जाएंगे मध्यकालीन के बाद आधुनिक शिक्षा पढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षा में क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजों का आगे सन 1600 ईस्वी से 1947 तक का पूरा शिक्षा का इतिहास पढ़ा जाएगा। कुल मिला के इतिहास वाली यूनिट समझ लीजिए आप इसे, इसमें हम शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए, डेट्स, फैक्ट्स, नाम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम आजादी के बाद देखिए, जब आधुनिक में 1600 में बहुत सारे आयोग की स्थापना होती है, बहुत सारे अधिनियम आते हैं। यदि आप इतिहास के यदि विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे एक्ट आए गए थे, अंग्रेज सरकार, अच्छा 1835 का चार्टर्ड एक्ट हो, 1919 का भारत शासन अधिनियम हो, इस तरह के बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट आए थे। फिर अधिनियम अंग्रेज सरकार लेकर आई थी, बहुत सारे अमेंडमेंट अंग्रेज सरकार लेकर आई थी, क्लियर। वो सारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने कार्य किए थे वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं आजादी के बाद, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद यानी 1947 से लेकर आज 2025 तक शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो आज हमारी जो शिक्षा चल रही है वो हमारी एनईपी 2020 यानी कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। उसी आधार पर हमारी सारी शिक्षा पद्धति चल रही है और कुछ नए नए इनिशिएटिव होते रहते हैं, नए नए प्रकल्प आते रहते हैं, नई नई स्कीम्स आती रहती है शिक्षा को और ज्यादा, जैसे कि अभी आपने देखो सीएम राइज स्कूल्स हैं, पीएम एक्सलेंस कॉलेज, ये सब क्या है, एक आधारभूत स्ट्रक्चर को बिल्ड करना, एक परंपरागत पद्धति से इतर एक मॉडर्न एजुकेशन का एवोल्यूशन लेकर आना, ठीक है। उसको जो हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति, जो तरीके थे, जो हमारा सिस्टम था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको एक एडवांस लेवल पर ताकि हम वैश्विक विश्वविद्यालयों से तुलना कर सके। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर बता दूं आपको। हम विश्व गुरु थे एक समय पहले, हाँ ये सत्य, हम विश्व गुरु थे, क्यों? क्योंकि हम दुनिया को ज्ञान देने का कार्य करते थे। पर किस आधार पे करते थे? हम दुनिया को ज्ञान देते थे शिक्षा के आधार पर, आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर, कौशल आधारित शिक्षा के आधार पर भी ज्ञान दिया जाता था। पहले शस्त्र चलाना सिखाया जाता था गुरुकुलों में, आप जिसको आप धनुर्विद्या कहते हो ना, धनुर्विद्या सिखाई जाती, वेद और वेदांग का पाठ कराया जाता था, यानी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी हमारे यहाँ पर। और कई देशों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में आते थे, तो इस पे हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, परिस्थितियां बदली, समय बदला, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कई विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण किया
और हम परतंत्र हुए तो परतंत्र होने के साथ ही हमारी जो बेसिक जो आधारभूत स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स होने लगा। हमारे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया, हमारी परंपराओं को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। मैकाले तो आया था, मैकाले तो कहता था कि इनकी शिक्षा पद्धति और इनकी परंपराओं को नष्ट कर दो, ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? किसी भी देश में ये सही भी है, अगर आप किसी भी देश में जाओ, उसकी भाषा को, उसके कल्चर को, उसकी परंपराओं को, उसकी खासकर उसकी एजुकेशन को यदि आपने समाप्त कर दिया तो उस देश को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है वहां के लोगों को। मैकाले ये शिक्षा पद्धति लेकर आया था। हम पढ़ेंगे, जब हम आधुनिक इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो विश्व गुरु का तात्पर्य यही था, हम पूरी दुनिया को ज्ञान देते थे, क्योंकि भारत एक प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, और हमारे जो ग्रंथ हैं वो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। अब सोचिए, जब से प्राचीन ग्रंथ, तो ऑब्वियसली ये बात है ना कि यहाँ पे शिक्षा एक अच्छे स्तर पर होगी। अब वो बात अलग, वो वर्ण व्यवस्था थी, कैसे क्या व्यवस्था थी, वो हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, उस पर इसी में करेंगे, निश्चिंत रहिए, इसी में हम पढ़ेंगे। हमारा एक टॉपिक होता है, एथिकल टॉपिक होता है, प्राचीन शिक्षा में भी कुछ चीजें होती हैं, वहां पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, पर हम बेसिक शिक्षा का इतिहास पढ़ने वाले हैं, बस इतना याद रखिए। इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? उच्च शिक्षा का इतिहास। साथ में माध्यमिक शिक्षा भी देख लेंगे, क्या क्या सरकारी योजनाएं, कुछ स्कीम से देख सके, मिड डे मील स्कीम्स होती है आपकी, स्कूल चलो हम, काफी पॉपुलर स्कीम थी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान हो गया आपका, सीएम राइज मैंने भी बताया आपको, पीएम श्री विद्यालय आपको मैंने बताए, है ना, पीएम राइज स्कूल मैंने, कॉलेजेस मैंने आपको बताया, पीएम एक्सलेंस कॉलेजेस अभी स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो शिक्षा में इनिशिएटिव लेकर आएगा, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? कुछ चीजें आप करंट से इसमें अपडेटेड लेकर आएंगे हम, तो आप थोड़ा करंट के हायर एजुकेशन से चीजें थोड़ा थोड़ा आप देखता रहा करें, न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ हाईलाइट्स आती है, बाकी इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी एक शॉर्ट नोट्स बना के डाल दिया करूंगा, निश्चित। तो अगला आते, अगला क्या लिखा है इन्होंने, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम। स्वतंत्रता के बाद या आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत में उच्च अधिगम, ये नोट कीजिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम। इन्होंने दो चीजें इसलिए लिखी, और क्या लिखा इन्होंने, एक तो ये लिखी, अब इसमें इन्होंने क्या लिखा, शोध का उद्भव, यानी कि रिसर्च, शोध का उद्भव, राइज ऑफ रिसर्च। क्लियर? तो ये आपकी सेकंड टॉपिक इन्होंने क्या लिखा। आजादी के बाद, जैसे ये इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा, तो यहाँ पे हम आजादी के बाद, मैंने भी बताया आपको एक्सप्लेन करके, यानी एजुकेशन ऑफ इंडिया इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। चलिए, अब इसको इन्होंने 3 लिखा, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। अब देखिए, ये देखो यहीं लिख देते हैं ना, इसको यहाँ ले लेते हैं। तीसरा क्या लिखा इन्होंने, नोट कीजिए आप, इस यूनिट में इन्होंने 3 चीजें लिखी है। भारत में प्राच्य यानी कि प्राचीन, प्राच्य का तात्पर्य होता है प्राच्य यानी कि एंशिएंट, प्राच्य। पारंपरिक भी वही आ जाए, पारंपरिक का मतलब ये नहीं होता सिर्फ प्राचीन, बहुत सारी नीतियां होती हैं, परंपराएं होती हैं, तरीके होते हैं जो आज भी प्रासंगिक होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पारंपरिक शिक्षा। जैसे कि आध्यात्मिक शिक्षा आज भी दी जाती है गुरुकुलों में, बहुत सारे आपने देखोगे वेद पाठी गुरुकुल आज भी संचालित होते हैं, तो वो क्या है, वो आज भी पारंपरिक। जैसे मदरसे क्या होते हैं, मदरसों में बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, क्लियर? तो ये क्या है, अभी पारंपरिक शिक्षा के तरीके हैं हमारे पास, क्लियर? तो कुछ अच्छे भी शिक्षण होते। पारंपरिक का तात्पर्य हमेशा ये नहीं होता कि सिर्फ नकारात्मक शिक्षा होगी, क्लियर? अब जैसे कि पारंपरिक शिक्षा में जब आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, जब धार्मिक शिक्षा, तो वहां तक कुछ हमको नैतिक चीजें भी सिखाई जाती, तो नैतिक चीजें है पारंपरिक शिक्षा का पार्ट, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे चरित्र को विकास के लिए, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसलिए ये शिक्षा दी जाती है। नोटेड? चलिए, क्या लिखा था, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। अब देखिए, कुछ पारंपरिक होते हैं, कुछ गैर, 3 चीजें इसमें लिखी हैं, प्राच्य, प्राचीन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। यहाँ इसके लिखिए पूरा गैर पारंपरिक है ना। गैर पारंपरिक यानी कि जो चीजें नई एवोल्यूशन के साथ आई है,
नई आपके उद्देश्य के साथ, नए नॉलेज के साथ, जैसे विज्ञान, यदि हम बात करें प्राचीन की बात, और अब हम वैज्ञानिक शिक्षा की बात करते हैं। अब डिजिटल, अब जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये गैर पारंपरिक शिक्षा ही है हमारी, ये पारंपरिक शिक्षा नहीं थी। पारंपरिक शिक्षा क्या थी, विद्यार्थी जाएगा एक गुरुकुलों में रहेगा। प्राचीन की और अभी की बात करूं तो पहले विद्यार्थी क्या थे, गुरुकुलों में जाते थे, एक उम्र के बाद गुरुकुलों में जाएंगे, वहां शिक्षा प्राप्त करेंगे, वहीं रहना होता था उनका, वहीं, जिससे आप आवासीय छात्रावास हम कहते हैं, आवासीय छात्रावास में जाएंगे, गुरुकुलों में जाएंगे, वहीं पे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे उज्जैन में आपको सांदीपनि आश्रम था, जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके सुदामा और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये गुरुकुल हुआ करते थे इस तरह के। ठीक है, आज भी वो गुरु उतना अच्छा अवस्था में तो नहीं है, लेकिन अब वो आज तीर्थ स्थल बना हुआ है, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए सांदीपनि आश्रम पे। तो भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, ये सब हम इसमें समझेंगे कि करके कैसे शिक्षा का विकास होता है। बस अलग अलग लिखा, कुल मिला के है शिक्षा का विकास ही। ठीक है, नेक्स्ट आप नोट कीजिए, इसमें जो भी इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, नंबर 4 नोट करें, व्यवसायिक। नोट कर रहे हैं ना आप लोग, नोट करना। मैंने आपसे जो आईसीटी पढ़ते आ रहे हैं मुझसे अभी तक, उनको पता है कितना इसका महत्व, उन लोगों को अच्छे पता होगा, इसलिए कलम चलाते से बंद मत रहना। नोटेड ना? इसमें आपको नोट करना है व्यवसायिक, तकनीकी, और अब देखो यहां पे परिवर्तन आया। ये तो लगभग हम इसमें कुछ चीजें पढ़ेंगे, कुछ इसमें नई नई चीजें इवोल्यूशन के आधार पे भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे अब देखो उन्होंने क्या लिखा, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। कौशल जो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो तकनीक पे आधारित हो, जो एक प्रोफेशनल हो। ठीक है, सिर्फ नैतिक पर ही काम नहीं, यानी शिक्षा आपको रोजगार भी तो उपलब्ध कराए, आपको एक अच्छा चरित्र तो दे शिक्षा, लेकिन चरित्र के साथ आपको इतना सक्षम बना दे वह शिक्षा कि आप अपने परिवार को और अपना स्वयं का पालन पोषण कर सकते हैं, आप स्वयं को रोजगार प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, या उस खुद को संबल बना सकें आप लोग आर्थिक रूप से। ऐसी शिक्षा हमको देना है। अब इस पर कार्य भी किया जा रहा है, सरकार नए नए कौशल आधारित प्रशिक्षण करती है, गवर्नमेंट कैसे करती है हम समझेंगे। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एनईपी 2020 जब से आई तो हमने वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड किए हैं, जिसमें क्या कौशल आधारित सब्जेक्ट, जैसे ब्यूटी पार्लर वाले कोर्स का सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया, पता होगा आपके कॉलेजों में भी है और स्कूलों में भी अब देने लगे। अब वो पारंपरिक पाठ्यक्रम नहीं रहा, सिलेबस हम चेंज कर से हमने क्या कर दिया सीबीएसई, अब लगभग सीबीएसई आ गया है सभी राज्यों में, कुछ राज्यों में शायद नहीं होगा। ठीक है, अब सीबीएसई तो ठीक है अपनी जगह पर, अब एनसीईआरटीज हमको पढ़ने को मिल जाती है, बहुत शानदार बुक एनसीईआरटीज होती है हमारी पढ़ने के लिए, लेकिन कौशल आधारित सब्जेक्ट या पाठ्यक्रम को हमने उसमें ऐड कर दिया, जैसे कि ब्यूटी। अब ताकि यदि मान लीजिए, अब देखिए हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, क्योंकि सीटें उतनी है और एग्जाम देने वाले और सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ इसलिए तो हाई आता है, चाहे वो जेआरएफ में हो कहीं भी हो, सभी जगह कट ऑफ हाई जाने का रीजन भी है कि ये भी रीजन है, पूरी तरह से सरकार को कोस भी नहीं सकते, कुछ चीजें लिमिटेशंस होती हैं, तो कुछ चीजें अदर रूप में कार्य करती हैं, तो हमको ये थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसलिए कट ऑफ हमारे बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। अब हम बात कर तकनीक, टेक्नोलॉजी का यूज करके तकनीकी शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा। तकनीकी शिक्षा मतलब कि अब जैसे कि आपके पास आज की हर चीज तकनीक पे का, यानी हम लोग टेक्नोलॉजी में कितने ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कितने ज्यादा हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को हम एक अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, जिससे वो तकनीकी क्षेत्र में आगे जाके कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से संस्थान हमने बनाए हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में, कौशल आधारित शिक्षा, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखो आपके पास दिमाग की नसें खुलने लगी हो कि हाँ कैसे, कितनी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, क्योंकि हम लोग रिसर्च में जाने वाले हैं, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनोगे, तो आपको यूनिट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं। अगर आप जेआरएफ की तैयारी करो तो आप शिक्षा से डायरेक्टली ही जुड़ चुके हो, इनडायरेक्टली का तो रोल ही नहीं है। ठीक है, पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, वहां भी आपको शिक्षा पे ही कार्य करना है। नोटेड? समझ में आ रहा है? नेता नहीं आया तो कमेंट बॉक्स तो खाली पड़े ही है आपके लिए। नेक्स्ट अब देख लेते क्या है। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा। अब ये एथिकल वाला पार्ट आ गया आपका।
ये इधर लिख देता हूं मैं, यानी वैल्यू एजुकेशन है ना, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन, मूल्य शिक्षा और पर्यावरणीय अधिगम। ठीक है, तो ये सब हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम समझ लेंगे अभी जब हम इसको पढ़ेंगे। तो ये तो इजी वाले, बट मैथली फैक्ट आपको यहीं से मिलेंगे डायरेक्ट के डायरेक्ट। क्लियर? एक और इसमें एथिक्स वाला एक और पार्ट आता है जिसमें आपकी आ जाएगी नीतियां। क्लियर? तो इसमें हमको सारी की सारी चीजें समझना है, सरकार कौन कौन सी नीति लेकर आई है उच्च शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, सुशासन भी थोड़ा देख लेंगे इसमें, कुछ हमको गवर्नेंस वाला पार्ट भी, सुशासन यानी कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत। सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, लिख लेना, पॉलिसी गुड गवर्नेंस है ना। इसको इंग्लिश में लिख लो यार, इतना तो पता होगा आपको, ना भी लिखो तो समझ जाएंगे ना आप। ठीक है, राजनीति, अब इसके लिए इंग्लिश के लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक है, और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन। ये सारी की चीजें हमको इसमें समझना है। तो ये हो गए आपके सारे कितने, 4 5 6 टॉपिक इन्होंने दिए हैं। तो ये तो वो सिलेबस है जो यूजीसी ने दिया है, लेकिन इसके इतर भी इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसमें हमको बहुत सारे गवर्नमेंट, अब या तो आपको इस चीज में ले लीजिए, इनको काउंट नीतियों में कर लीजिए, अलग से मेंशन नहीं है। जैसे कि स्वयं प्रभा के चैनल पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों है ना। ये क्या है, बहुत सारी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, भारत सरकार आपके दूरदर्शन पर कुछ चैनल्स चलाती है जिनके माध्यम से ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। डीडी नेशनल चैनल जो आपके फ्री डिक्स चैनल होते हैं, उन पर सरकार की तरफ से लेक्चर्स चलते हैं उस पर। ठीक है, ये सरकार का एक प्रकल्प के माध्यम से इस तरीके से बहुत सारे आपको, और एक और हायर एजुकेशन इन आईसीटी का उपयोग, हायर एजुकेशन में आईसीटी, बिल्कुल, क्योंकि आज का समय तो टेक्नोलॉजी का है ना, पारंपरिक नहीं है, गैर पारंपरिक। ये यह इसको हम ऐड करके समझ सकते हैं, पर अलग से ये चीजें हमको पढ़ना पड़ेगी। क्लियर? अब बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मैंने अभी आपको बताया, इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये नोट कर लेना, इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, पॉलिसीज पढ़ेंगे, जितनी भी हमारी पॉलिसीज है गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ आयोग पढ़ेंगे हम। ठीक है, आयोग देखेंगे हम, और कल्चर भी हम देखेंगे, शिक्षा का कल्चर क्या रहा था, और शिक्षा का डेवलपमेंट। कुल मिला के ले देखिए ये सारी चीज पढ़ना है, बस इतनी चीजें हमको पढ़ना है अपनी हायर एजुकेशन की इस यूनिट में। नोटेड? ये सारा का सारा पाठ्य, एक बार इसको मैं रिकॉल करा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में अमूमन सबसे पहले हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। क्लियर? पाठ्यक्रम पे सब कुल मिला के हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं कि हमारी शिक्षा का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आजादी के बाद पे पूरा का पूरा एक इतिहास ही समझा जाता है इसमें। क्लियर? पहला पॉइंट हम देते कि उच्च अधिगम संस्थान, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आईटी सेक्टर के हो, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के हो, जितने भी हमारे उच्च शिक्षा से रिलेटेड सभी संस्थान है, उनको डिटेल से पढ़ना है। हर, ये मान के चलिए इसमें तो 10 स्टार लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रश्न पूछा ही जाता है, क्रोनोलॉजी में प्रश्न दे देंगे, ईयर पूछ लिए जाएंगे, उसके संस्थापक का नाम पूछ लिया जाएगा, उसकी लोकेशन तक पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, उसके आयोग पूछ लिए जाते हैं, किस किस आयोग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें डेवलप की गई, कौन कौन सी पॉलिसी बनी है, कौन कौन सी नीतियां आई है, कौन कौन से विश्वविद्यालय बनाए गए, ये सब पूछी जाती है। क्लियर? आजादी के बाद भारत में उससे शिक्षा दिया, 1947 के बाद भारत में शिक्षा किस स्वरूप में, कैसे उसमें परिवर्तन आया, क्या उसमें विकास हुआ, और साथ ही कैसे शोध का उद्भव भी हुआ। ये भी, अब हालांकि ये पॉइंट हम रिसर्च में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, जब हम शोध का उद्भव रिसर्च में अच्छे से पढ़ेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, मे बी नेक्स्ट मंथ में हम रिसर्च पढ़ेंगे ना। अभी हम कम्युनिकेशन, इस महीने अभी क्या चल रहा है हमारा,
कम्युनिकेशन, और यानी कि 3 यूनिट हो जाएंगी हमारी इस महीने पूरी। नेक्स्ट महीने हम रिसर्च, टीचिंग और देखेंगे कोई सी यूनिट एक और ठीक है, मैथ वगैरह देख लेंगे। एक है आपकी व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। व्यवसायिक, तकनीकी, कौशल आधारित शिक्षा भारत में प्राच्य, पारंपरिक, गैर पारंपरिक अधिगम। जब गैर पारंपरिक अधिगम की बात आ जाती है तो फिर हमारा आता था आईसीटी का। एक पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक नई परंपरा में शिक्षा देना, ये कहलाती है आपकी गैर पारंपरिक एक शिक्षा कार्यक्रम। कौन कौन शिक्षा जैसे कार्यक्रम चलाती है, नए नए इनिशिएटिव लेकर आना, नए नए नॉलेजेबल प्रोग्राम्स को क्रिएट करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीएमसी का एग्जांपल दिया आपको, पीएम एक्सलेंस कॉलेजेस का एग्जांपल दिया आपको, वर्चुअली लर्निंग का एग्जांपल दिया, स्वयं प्रभा क्या है, वही सब है। यानी अब आपको एक जगह बैठ के शिक्षा, कोई कुछ विद्यार्थी ऐसे हो जो कॉलेज नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए क्या करते हैं, वो स्वयं प्रभा से अपनी शिक्षा भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। हम समझेंगे पूरे चैनल देखेंगे कौन से चैनल पे किस तरह की शिक्षा, जैसे बागीज है, प्रबोध है, ठीक है, इस तरह के चैनल्स के नाम है, उनको भी हम अच्छे से देख लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा में वैल्यू। ये प्रश्न आता है, एथिकल प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं, इजी प्रश्न होते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पीवाईक्यूज बता ही दिया मैंने कैसे करना, वैल्यू इवोल्यूशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, मूल शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, नीति सुशासन, राजनीति, प्रशासन। तो ये पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम है हायर एजुकेशन का। कुछ चीजें अलग से हैं, मेंशन कराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हम बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए एक बार नोट कर लीजिए, इसी तरह बना लीजिए जैसे मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे प्राचीन शिक्षा। पानी पी लो यदि आज्ञा हो तो आपकी। चलिए नोटेड। कुछ चीजें मैं बोलता जाऊंगा, लिखवाऊंगा कब, अभी मैं थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा लिखवाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। मैं भी जो पढ़ाने जा रहा हूँ प्राचीन शिक्षा में, शुरू में कुछ चीजें आप नोट करते चलना, बुलेट पॉइंट बना लेना, और चीजों को है ना बहुत ज्यादा पैराग्राफ में लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि हमारा पेपर है एमसीक्यू फॉर्मेट में। हमारा पेपर यूपीएससी की तरह नहीं होता, क्लियर, कि हमें रिटर्न लिखना है या ऑप्शनल लिखना है। ऑप्शनल में फिर हम लोग बहुत लिखवाता, अगर मैं होता ना तो ये लेक्चर जो 1 घंटे का चल रहा है, ये लेक्चर चलता हमारा 3 घंटे का पर डे, सोच लीजिए आप, तब जाके हम यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। यार मुझे आदत है, निश्चिंत रहे, मैं 3 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ, लगातार क्लास ले सकता हूँ 3 घंटे 6 घंटे भी। मैंने ट्रेनिंग दिया करता था पहले एक जगह पर, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनर था मैं, 2018 से 19 से 21 तक, कोविड के टाइम पे मैं ट्रेनर था, सुपरवाइजर था। तो उस समय अच्छी खासी 7-8 घंटे की ट्रेनिंग देता, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ाने में, है ना, हल्के में मत लेना जस्ट जोक, दिल पे मत लेना आप लोग। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी, पहला जो टॉपिक है प्राचीन शिक्षा पद्धति। लिख लीजिए, प्राचीन शिक्षा, प्राचीन शिक्षा ही लिख लीजिए, पद्धति लिखने की आवश्यकता, एंशिएंट एजुकेशन, है ना। लिखना चाहते इंग्लिश में लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, एंशिएंट एजुकेशन। चलिए नोटेड। अब चर्चा करेंगे हम इस पर, एंशिएंट एजुकेशन होती क्या है। कुछ चीजें साथ में शॉर्ट में नोट करते चलेंगे, बाकी चीजें हम समझते चलेंगे, क्योंकि इसमें समझने, जो विद्यार्थी इतिहास से है ना, उसके लिए ये यूनिट बहुत इजी होने वाली है। बहुत चीजें आपको यहाँ पे, पर कुछ चीजें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब इतिहास हम पढ़ते हैं, जब आधुनिक इतिहास, जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो पूरा समग्र इतिहास पढ़ते हैं, उसका हम राजनीतिक विश्लेषण भी देखते हैं, सामाजिक विश्लेषण भी देखते हैं, आर्थिक विश्लेषण भी करते हैं, ठीक है, उसका व्यवहारिक विश्लेषण भी किया जाता है, उसका शास्त्रीय विश्लेषण भी किया जाता है, उसका साहित्यिक विश्लेषण भी हम करते हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी इतिहास को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। परंतु हम सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे शिक्षा के विषय पे बात करें, तो शिक्षा के जो जो की पॉइंट्स निकल कर आएंगे, हम उन पर सिर्फ चर्चा करेंगे, अतिरिक्त और कुछ भी चर्चा हम नहीं करेंगे। अब रही बात अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, मेरे नोट्स और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है आपके लिए, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बुक आपके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अदर से, किसी पेपर 1 के लिए। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए, मना नहीं करूंगा मैं, पर सबसे पहले ये पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद यदि समय बच जाए और मन हो तो फिर अन्य कोई दूसरी बुक्स पे जाना है, अन्यथा जाने की आवश्यकता नहीं, समय की बर्बादी है। क्लियर? चलिए, अच्छा लिखवा दूं या पहले समझा दूं मैं आपको, बताएं आप प्राचीन शिक्षा क्या होती है, पहले समझ लेते हैं आप। अच्छा, प्राचीन शिक्षा से पहले हम एक चीज समझने वाले हैं,
देखो प्राचीन शिक्षा से पहले मैं आपको कुछ 4 पिलर लिखा देता हूँ जो पूछे जाते हैं, ये हमको आधुनिक शिक्षा में पढ़ेंगे, वहां ऐसे करते हैं ना, प्राचीन शिक्षा ही समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। सिलेबस में तो सारी चीजें विश्लेषण कर ही चुके हैं। कुछ 4 पिलर्स होते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा की चीजें क्या होती है, ये आधुनिक विचार आया। लेकिन हम बात करें प्राचीन शिक्षा को, तो प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था, तो वो सब हम चर्चा करने वाले, एक एक करके की पॉइंट्स में हम लिखते चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, प्राचीन शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, यानी ऑब्जेक्टिव। देखिए, प्राचीन शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य होता था आपको नैतिक शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा देना यानी कि वैल्यू एजुकेशन, नोट कर लेना इंग्लिश वाले, वैल्यू एजुकेशन, क्लियर। और आपको दी जाती थी कौशल आधार, कौशल भी सिखाया जाता था, मैंने भी बताया था आपको, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी आपके लिए, ठीक है। वेद जैसे नालंदा तक्षशिला में बहुत सारे हमारे चरक हुए, शशुत हुए, ये सभी इन्हीं विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हमारे महान महापुरुष कह लीजिए इनको, तो काफी कार्य किया है, हम प्राउड भी करते हैं हम ऐसे महान विभूतियों के ऊपर। कौशल, नैतिक शिक्षा हो गई, कौशल हो गई, आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक में जब शिक्षा की बात आती है इसी में धार्मिक शिक्षा इंक्लूड हो जाती है, क्लियर। ये शिक्षा भी आपको यहाँ पे दिया जाती थी, ठीक है। और मेन फोकस होता था इस पर, विद्यार्थी शिक्षा पे मुख्य फोकस कहां पर होता था, चिंतन आधारित शिक्षा पर। ये इंपॉर्टेंट है ना, कभी पूछ लिया जाए ना प्राचीन शिक्षा में, तो ये होता था चिंतन आधारित शिक्षा, चिंतन आधारित, चिंतन मनन लिखिए, ऐसा करिए, चिंतन मनन आधारित, चिंतन मनन आधारित शिक्षा, ये नोट कर लीजिए लाइन, ठीक है। चिंतन और मनन यानी कि बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है व्यक्ति को चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले लिखित रूप में चीजें इतनी उपलब्ध नहीं होती थी, तो क्या करते थे, व्यक्ति को क्या कराई जाती थी, चीजों को चिंतन करा, पहले क्या कराया जाता था, मनन कराया जाता कि वो चीजों को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। याद करने के बाद वो उसका मनन करेंगे, मनन करने के बाद वो उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। इसके पद को क्या, चिंतन, मनन, धारण, विश्लेषण, ये चीज प्रक्रिया होती थी, ठीक है। शिक्षा का प्रकार क्या होता था मुख्य रूप से, मौखिक शिक्षा, इतना याद प्रकार, मौखिक शिक्षा, इतना लिख लीजिए, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। यानी कि जो भी उन गुरु होते थे, जो शिक्षक हुआ करते थे, जैसे मैंने भी संदीपनी आश्रम का आपसे जिक्र किया, ठीक है, विश्वामित्र हुआ करते थे एक, ठीक है। तो ये जो गुरु होते थे ये अपने शिष्यों को जो गुरुकुल पद्धति मौखिक रूप से, यानी अब शिक्षक बैठे हुए हैं, विद्यार्थी सब नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। शिक्षक उनको चीजों को क्या कराते थे, कंठस्थ कराते थे, क्या कराते थे, कंठस्थ, अर्थात याद, क्लियर, कंठस्थ कराई जाती थी, बोल बोल के उनको बार बार वो चीजें उनको कंठस्थ कराई जाती थी। यानी कि कई कई लोगों को वो पूरे एक, हम लोगों को तो इतना चीज किताबें पढ़ने के बाद याद नहीं होते, पहले की शिक्षा पद्धति में लोग इतने मोटे मोटे ग्रंथों को बाकायदा लाइन टू लाइन कंठस्थ कर लिया करते थे। क्यों? पद्धति वैसी थी शिक्षा की पद्धति। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रट्ठा मार के उनको याद कराया जाता, वो चिंतन और मनन जब उनके, अब इसका मूल्यांकन कैसे होता था, इसका मूल्यांकन भी होता होगा, शिक्षा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो इसका मूल्यांकन भी होता था। पता कैसे चलेगा विद्यार्थी ने कितनी शिक्षा प्राप्त की, इसके लिए उसकी परीक्षाएं ली जाती थी। परीक्षाएं कैसी होती थी, शारीरिक, अब जब उसने कोई कौशल किया तो शारीरिक परीक्षा होगी, ठीक है। और यदि लेकिन जब उसकी बौद्धिक परीक्षा लेना है तो उसके लिए मौखिक परीक्षा, यानी उससे मौखिक रूप से प्रश्न, मौखिक रूप से तार्किक प्रश्न किए जाते थे। वो तार्किक हो सकते हैं, ग्रंथों पे आधारित हो सकते हैं, जो भी उसने शिक्षा प्राप्त की उस आधार पर उसे मौखिक प्रश्न के माध्यम से और शारीरिक परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन शिक्षा का किया जाता था, ठीक है।
ये परीक्षण कह सकते हैं, शारीरिक परीक्षण हो गया। मौखिक परीक्षण की जब बात आई तो सीधे सीधे जो भी उसने शिक्षा अध्ययन किया उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब तार्किक प्रश्न की बात होती है, ये लॉजिकल, ठीक है, तार्किक क्या बोलते हैं हम, लॉजिकल। ऐसा नहीं है कि नहीं थी हमारी शिक्षा पद्धति, यही तो कारण है कि विश्व गुरु था हमारा देश, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा का लेवल इतना अच्छा था। लेकिन आज शिक्षा, हमने इतनी गंदी व्यवस्था कर दी है शिक्षा में, बहुत हास हो चुका हमारी शिक्षा व्यवस्था का। तभी तो हम शिक्षा के रैंक में बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छे रैंक पे बिल्कुल भी नहीं है, हमारी टॉप 10 में हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है कोई भी। क्यों हम ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम लेते हैं, हार्वर्ड का नाम लेते हैं? क्यों? क्योंकि हम शिक्षा पे काम करते ही नहीं, हम शिक्षा का वे नहीं, हम बजट नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम शिक्षा का, क्योंकि हमको तो वोट की राजनीति करना है ना यार। और जब तक वोट की राजनीति चलेगी तब तक शिक्षा पे काम कैसे होगा हमारा? कॉलेजों की क्या स्थिति है, सरकारी कॉलेजों की, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? अभी राजस्थान के अंतर्गत एक हादसा हुआ था, बड़ा दुख हुआ वो हादसा देखने के बाद। छोटे छोटे बच्चे यार, कुछ उज्जवल भविष्य लेकर गए होंगे, कुछ कामनाएं लेकर उसमें बैठे होंगे, कुछ बाल मनोहर होंगे छोटे छोटे, बारिश से सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है, बच्चे दबकर मर जाते हैं उसके अंदर। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। डिग्री करने के बाद, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाओगे तो वहां क्वेश्चन होता ही नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम पर डिग्री होती है। डिग्री कैसे मिलती है हमको सब पता है, वही सब 2020 वो आती है, कुंजियां पढ़ पढ़कर हम लोग पास हो जाते हैं। ये सिस्टम है हमारी शिक्षा का। इस वजह से हमारा सिस्टम, इस वजह से लोगों को देखोगे आप, प्राइवेट में तक नौकरी मिलने में प्रॉब्लम आती है, अच्छी सैलरी नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का उनको ना ही कंप्यूटर का नॉलेज होता है, ना ही एक्सेल का होता है, ना ही पावर पॉइंट का होता है, ना ही एमएस वर्ड का, किसी भी तरह का नॉलेज नहीं होता। वहां जाएंगे, मुंह उठा के चले जाएंगे, ना इंग्लिश अच्छी होती है उनकी, उठ के वहां बैठ जाएंगे, वहां रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? और जबकि वो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट होता है, कई सारी डिग्रियां प्राप्त किया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब सिलेक्शन नहीं मिल पाता प्राइवेट जॉब में भी। गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में तो आप रट्टा मार के भी एग्जाम निकाल दोगे, यूपीएससी को छोड़ के। हाँ, एसएससी जैसे एग्जाम आप रट्टा मार के निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रट्टा अच्छे से मारना आना चाहिए, चीजें याद ही करना है हमको। और आप लोग यहाँ भी रट्टा कम ही मारना, क्योंकि वरना जब रिसर्च करोगे तो न्याय नहीं कर पाओगे खुद के साथ। रट्टा मार के एग्जाम तो निकाल दोगे आप, जेआरएफ भी निकाल दोगे आप रट्टा मार के, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा उद्देश्य है आप रट्टा ना मारे, सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना, एक समझ भी विकसित करना है, खुद को एक विवेकशील प्राणी बनाना है हमको इस शिक्षा के माध्यम से। जब आप रिसर्चर में जाओगे, जब रिसर्चर बनोगे, अगर मान लिया कोई किसी देश के किसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी, मान दिल्ली जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में जाओगे, तो वहां एक से एक धुरंधर आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी से आपका परिचय होगा, वहां एक ओरा आपको मिलेगा, एक एनवायरमेंट आपको वहां देखने को मिलेगा। उस एनवायरमेंट में खुद को सहज रूप से पाने के लिए आपको खुद को विवेकशील, खुद को नॉलेजेबल बनाना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आप अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। समझ में आ रहा ना? रट्टा कम मारना है, समझना ज्यादा है हमको, है ना? चिंतन लिखा ना, चिंतन और मनन। मनन यानी कि जो हमने पढ़ा है उसको सोचो, उसके बारे में समझो, इस दिमाग को थोड़ी कसरत कराया करो यार। ये जितना ये थकेगा ना, ये जितना ये कसरत करेगा, उतनी आपको चीजें अच्छी से याद रहेंगी, समझ में आए। क्योंकि पेपर 1 में आपको सिर्फ रटकर आप नंबर नहीं ला सकते, बिल्कुल भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न अब ऐसे ही आने लगे, आपको कॉन्सेप्चुअली आपकी पावर बिल्ड करना ही पड़ेगा। विदाउट उसके आपके लिए ये पेपर बहुत मुश्किल होने वाला है। पेपर 1 बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, पेपर आसान नहीं रहने वाला। समझ में आ गया इतना? ये नोट करते चलना, जहां आपको जो लाइन इंपॉर्टेंट लगती लिख लीजिएगा, है ना? ये मैं शॉर्ट्स में एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ, किस तरीके की शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, कैसे हुआ करता था। क्लियर? एक लाइन नोट कीजिए, उद्देश्य में एक लाइन है, व्यक्ति के समग्र विकास। ये इस बार पूछा गया था प्रश्न, है ना? एनईपी 2020 का उद्देश्य पूछा गया था, अलग अलग ऑप्शन दिए थे, उसमें एक समग्र विकास भी ऑप्शन दिया गया था। व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित होता था, यानी उसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था,
उसे सभी प्रकार की शिक्षा दी, उसे नैतिक शिक्षा यानी कि नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज उसको सिखाई जाती थी, मोरल वैल्यूज आप नैतिक शिक्षा सिखाई जाती थी आपको, शारीरिक कौशल प्रदान किया जाता था, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, क्लियर। औषधीय ज्ञान उनको दिया जाता था, आयुर्वेदिक ज्ञान दिया जाता, अलग अलग अर्थशास्त्रीय ज्ञान भी चलता था, हमारे अर्थशास्त्र का ज्ञान हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें भी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में थी, जो आज तो ही, आज तो और हम लेवल जब टेक्नोलॉजी का यूज करके नए नए पाठ्यक्रम, नए नए विषयों को इंक्लूड करके हम देते चले गए। नोटेड। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। और हम मान के जैसे कि हमारा सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है, हमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे कौन से माने जाते हैं? सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत के वेद माने जाते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं आपके। सबसे पहला वेद ऋग्वेद कहलाता है आपका। अभी हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल में ये सब काल का भी हम अच्छे से विभाजन करके एक एक करके चीजों को समझ लेंगे ना, तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। एक हमारी लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल रीजनिंग की जो आपकी यूनिट है, उसमें भी एक पार्ट है इंडियन लॉजिक, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये वाली चीज हमको पढ़ना पड़ता है। कुछ ग्रंथ प्राचीन शिक्षा पद्धति, कुछ चीजें हमको पढ़ना पड़ता है उसमें, तो ये वहां भी आपको काम ओवरलैपिंग हो जाती है आपकी। अब ऋग्वेद से ही हमारी शिक्षा का आरंभ मेनली हम मानते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया ना, तो ऑब्वियसली हम माने कि इसी समय से हमारे यहाँ पे शिक्षा बहुत ज्यादा प्रारंभ थी। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही माना जाता है, क्लियर। जब इनको पढ़ेंगे हम डिटेल से तो एक एक करके और अच्छे से समझ लेंगे, क्लियर। अब शिक्षा दी कहाँ जाती थी, ठीक है। अब तरीके क्या क्या होते थे? औपचारिक भी होती थी, औपचारिक शिक्षा भी दी जाती थी और अनौपचारिक भी होती थी। दोनों ही माध्यम से यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी, क्लियर। शिक्षा के केंद्र क्या होते थे? गुरुकुल, मंदिर, मठ। जी, गुरुकुल, मंदिर, मठ, ठीक है। पाठशालाएं हुआ करती थी गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में पाठशालाओं, जैसे अपनी राधेश पाठशाला, हम लेकिन ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं आपको, पाठशालाओं में, ठीक है। चतुष्पदीय होती थी, घटिकाएं होती थी, चतुष्पदियां, घटिकाएं, अग्रहार, ये इनको पढ़ लेंगे क्या होते थे। अभी बस आप नॉलेज में इतना लिख लीजिए, ठीक है। इन सब में प्राचीन शिक्षाएं दी जाती थी, क्लियर। तो जब समग्र विकास का अर्थ ये हम देख सकते हैं, यानी कि छात्रों को आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी ज्ञान दोनों ही दिया जाता है, यानी बौद्धिक और शारीरिक ज्ञान कह लीजिए आप इस, आंतरिक या बौद्धिक और शारीरिक ज्ञान। बौद्धिक और शारीरिक ज्ञान, ये आपकी शिक्षा के इस तरीके हमारी प्राचीन शिक्षा हमको दी जाती थी, क्लियर। समझ में आ गया इतना आपको? शिक्षा जो होती थी हमारी, ये निःशुल्क हुआ करती थी, गुरुकुल होते थे। अब इसमें जब हम शिक्षक पढ़ेंगे तो उस शिक्षक में हम समझ लेंगे कैसे ये कार्य करता था। फिर बाद में कुछ गुरुकुल हुए जो शिक्षा, ये क्या करते थे, दान दक्षिणा उतना ही लिया करते थे राज्य से, या जो वहां के जो शिक्षक होते वो दान दक्षिणा पे चला करते थे, पर्टिकुलर किसके लिए शिक्षा नहीं थी, ठीक है, निःशुल्क थी। शिक्षा एक जगह केंद्रीकृत नहीं थी, बिल्कुल सेंट्रलाइज बिल्कुल भी नहीं थी, केंद्रीकृत नहीं थी, क्योंकि ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये शब्द अपन नोट करके चलेंगे। केंद्रीकृत शिक्षा नहीं थी, कभी पूछ लिया जाए कि प्राचीन शिक्षा केंद्रीकृत थी, नहीं। सब शिक्षा, प्राचीन शिक्षा जो थी वो केंद्रीकृत शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, नोटेड। अब इसमें हिंदी वाले घबराना मत यार,
अब ये नाम आपको अग्रहारी लिखना पड़ेगा, इसमें इंग्लिश में कोई अलग नाम नहीं है। ये नामकरण की, जैसे मेरा नाम राधेश्याम है ना, तो उसका नाम अग्रहार ही था, अग्रहारी बोलेंगे उसको, चतुष्पदी ही बोले जाएंगे, घटिका ही बोले जाएंगे, पाठशाला ही कहा जाता था उनको। नोटेड। मंदिर को टेम्पल कह लीजिए, मठ को भी आप ये मठ भी धार्मिक स्थल ही हुआ करते जहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। गुरुकुल स्कूल कह लीजिए आप, छोटे छोटे प्ले स्कूल कह सकते हैं, या बड़े स्कूल भी होते, लेकिन गुरुकुलों में तो उच्च शिक्षा भी दी जाती थी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर और कुछ पॉइंट इसमें तो अपन समझते चलेंगे। ठीक है, चिंतन मनन हम लिख ही चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखिए, चिंतन मनन की शक्ति को हमको इसमें प्राचीन शिक्षा में हम इस पे काम करते थे, उस शिक्षा को बढ़ाया जाता था। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या होती थी इनकी शिक्षा, अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या होगा, आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। इससे क्या बढ़ेगी? रचनात्मकता। नोट कर लीजिए, यानी क्रिएटिविटी। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, या आप कह सकते हैं इसमें रचनात्मक क्षमता को विकसित, क्योंकि वहां से पढ़ने के बाद व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में जाएगा, कोई राजा बनेगा, कोई टीचर ही बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, तो उनकी वो सारी व्यापारिक शिक्षाएं भी दी जाती थी, व्यवसाय करने की शिक्षा भी दी जाती थी प्राचीन शिक्षा में, बिल्कुल दी जाती थी। लेकिन हमने आजादी के बाद जब जब दूसरे देशों का आक्रमण, तो वो चीजें उन्होंने हटा दी वहां से, वो अपनी शिक्षा लेकर आए। पहले सारी तरह की शिक्षाएं हमको वहां प्राचीन शिक्षा पद्धति में प्रदान की जाती थी। लेकिन फिर अंग्रेज आए, हुण आए, शक आए, कुषाण आए, मुगल आए, मंगोल आए, हलाकू आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगालीज आए, लास्ट में फिर अंग्रेज आए। इतने आक्रांताओं ने हमारी पद्धतियों को, हमारी परंपराओं को, हमारी सभ्यता को नष्ट किया। बड़ा वैभवशाली इतिहास है यार हमारा। जो इतिहास का विद्यार्थी होगा उसे तो अच्छे से पता होगा, और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो उसे इतिहास पढ़ा होगा, और जिसमें अगर कोई यूपीएससी वाला होगा इसमें, तो उसने भी इन चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा। और मैं मानता हूँ यूपीएससी का अभ्यर्थी होने के नाते मैंने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बड़ा प्राउड भी फील होता है, पर दुर्भाग्य भी होता है, बड़ा दुख भी होता है कि इतनी वैभवशाली परंपरा को कैसे नष्ट कर दिया गया। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे देश के जो राजा थे, वो आपसी मतभेदों के कारण अपनी सभ्यता परंपरा को रक्षण नहीं कर सकते, हमारे हमारे वैभव को रक्षा नहीं कर पाए, तो ये दुख भी होते हैं। कुछ चीजें थी, आज भी वही फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाई है, वो बड़े कारगर भी साबित हुए। वो मुगलों ने भी उसका यूज किया, उसका फायदा उठाया, बिल्कुल जैसे मराठाओं में और नीचे आपस में लड़ा दिया, सभी मराठाओं को आपस में लड़ा दिया था। होलकर राजवंश हो गया आपका, चाहे वो दक्षिण भारत में आप होलकर हो गया, आपका सिंधिया राजवंश हो गया, जितने भी ये मराठा राजवंश थे, ये सबको आपस में उन्होंने लड़ा दिया। गायकवाड़ होगा, ये सब मराठे थे, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, इनको आपस में उलझा के लड़ाया उन्होंने, क्योंकि गोल उनका ये, क्योंकि ये मिल जाएंगे तो हमको नहीं राज करने देंगे। उधर राजपूतों में खटास पैदा कर दी, राजपूतों के साथ संबंध स्थापित कर लिए, जैसे अकबर ने माना जाता है। अब इतिहास पढ़ेंगे तो ज्यादा जाएंगे नहीं इतिहास से, पर देखो समझ में चीजें आना चाहिए, कैसे हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया गया। अब हम शिक्षा को वापस उस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, लेकिन आजादी कितने वर्ष के बाद भी आज हमारी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, परंतु हाँ पढ़ रही है। अब एक शिक्षक होने के नाते मैं ज्यादा ऑनलाइन माध्यम में बोलूंगा तो नहीं, चीजें वायरल ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो हम मुखर होकर तो नहीं बोल सकते अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, परंतु यह है कि कुछ पॉजिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से हम नकारात्मक ही सोच धारण करेंगे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमको अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि यार इतने सालों तक आप गुलाम रहे हो, कई सालों तक, और उसके बाद आप चाहो कि सिर्फ 2 दिन में चीजें परिवर्तित हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है ना। ठीक है, आयोग बने हमारे पास, आज हमारे पास संसाधन होंगे। सबसे बड़ी आजादी के बाद हमारे पास ना संसाधन थे, ना ही कोई रिसोर्सेस था हमारे पास, ना ही कोई नीतियां थी, ना ही कोई प्लानिंग थी, खाने के लिए अनाज तक तो था नहीं हमारे पास। कहीं इस आजादी के बाद भी हमने अकाल झेले हैं, ठीक है, भूखमरी की समस्या तब भी रही है। अब हम धीरे धीरे चीजों से उभर रहे हैं, तो अब काम होगा। अब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, आईसीटी एजुकेशन हो, चाहे वो शिक्षा, धीरे धीरे हमारे शिक्षा संस्थान भी बड़े, अब जैसे नालंदा को हमने पुनः विकसित किया है, हमारे जो संस्था जिसको जला दिया गया था, नालंदा को नष्ट कर दिया गया, हमने नालंदा को फिर से बना रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी एक छवि को बनाता हुआ जा रहा है, चाहे वो जेएनयू हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, काशी विश्वविद्यालय हो, ये सब प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, चाहे वो आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी बेंगलोर हो, आईआईएम्स हो, हमारी
गांधीनगर या जो भी आपके उच्च शिक्षण संस्थान है, अब हम धीरे धीरे हम उन चीजों को बढ़ा रहे हैं। ये पहले भी आजादी के बाद स्थापित हो चुके थे, अब बहुत ज्यादा ये अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हम इनको बढ़ाएंगे आगे चलकर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा उच्च शिक्षा। मुख्य ग्रंथ क्या होते थे पहले उच्च शिक्षा में? मैंने आपको बताया वैदिक ग्रंथ हुआ करते थे। ठीक है, 4 वेद हुआ करते थे। इसमें वो श्रुति हुई थी, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, श्रुति होती थी, स्मृति होती थी। ये सारी की सारी चीजें वैदिक ग्रंथों को 2 भागों में बांटते, श्रुति और स्मृति। लिख लीजिए कितने भागों में बांटा जाता है वैदिक ग्रंथों को? श्रुति और स्मृति। 2 भागों में हम इनको बांट देते हैं वेदों को। एक बांटा जाता है श्रुति, अभी पढ़ेंगे इनको डिटेल से, ठीक है, और एक होता है स्मृति। श्रुति और स्मृति 2 भागों में हम बांट के इनका वैदिक ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, गुरुकुल को हम जैसे कि आश्रम भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आश्रम, अग्रह, आश्रम हुआ करते जहाँ गुरुकुल मतलब जहाँ पे निवास होता था शिक्षक का, वो वहीं पर ही शिक्षा भी प्रदान किया करते थे। क्लियर? और महिला, अब एक प्रश्न आता कि यहाँ महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। हाँ, प्रारंभिक में मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, महिलाओं के लिए शिक्षा थी, महिलाओं के लिए शिक्षा थी, शिक्षा दी जाती थी। देखो ये थोड़ा ना थ्योरी वाला पार्ट है, यहाँ तो बहुत ज्यादा रटने की चीजें है ही नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट टॉपिक, इसमें रटने की चीजें कम है, समझने की चीजें ज्यादा है। ठीक है, अब समझ लेंगे तो प्रश्न बन जाएंगे यार। बस आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, नाम पता, ये नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब चतुष्पदीय नाम दे दे तो घबरा जाओगे आप, घटिकाएं दे दी तो घबरा जाओगे, अग्रहार क्या होता है ये घबरा जाओगे, आश्रम क्या होता है। महिलाओं के लिए शिक्षा दी। अब ये प्रश्न पूछ लीजिए कि प्राचीन, हाँ भैया महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल दी जाती। कुछ नाम मैं बता दूं आपको, 1 मिनट, चलिए मैं कुछ नाम लिखा देता हूँ। यहाँ विदुषी महिला हुआ करती थी, इसको अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में विदेशी महिलाओं के नाम पूछ लिए जाएंगे, कुछ मॉडर्न नाम दे देंगे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ, जैसे कि एक आपका मैत्रेयी, विशंबरा। ठीक है, ये कौन है? ये विदुषी, ये उस प्राचीन समय की बहुत, जैसे कि आज आप किसी भी विद्वान महिला को देखोगे ना, जैसे कि नाम आते हैं उनके, तो उस समय प्राचीन ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने उच्च शिक्षा में बहुत कार्य किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, जैसे कि एक लोपामुद्रा है, ये पूछा गया आपसे, लोपामुद्रा। गार्गी पूछा गया, गार्गी, लोपामुद्रा, तो ये कुछ विदुषी महिला है, इनके नाम अच्छे से, मैत्रेयी, विशंबरा, लोपामुद्रा, गार्गी। एक और पूछा गया अपाला, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या है? मैत्रेयी, विशंबरा, लोपामुद्रा, गार्गी और अपाला, ये वो विदुषी महिला हैं जिन्होंने, जो बहुत प्रसिद्ध थी एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अभी हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, उद्देश्य और बरबली, हम काफी चीजें से चर्चा कर ही चुके हैं मौखिक रूप से। ठीक है, शिक्षा के केंद्र मंदिर भी हुआ करते थे, बस इतना या कभी आ जाए कि प्राचीन में हम मंदिर शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, मंदिर शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मध्यकालीन में मदरसे आ जाएंगे, मदरसे भी आ जाएंगे। जब मध्यकालीन की बात करेंगे, जैसे कि अभी हमसे प्राचीन पढ़ रहा है, मध्यकालीन अभी नहीं आ रहा, इसलिए मैं मदरसे का जिक्र नहीं करूंगा, है ना। जब मध्यकालीन का छोटा सा है, 5-10 मिनट के थोड़े छोटे छोटे फैक्ट्स है, उनको हम देख लेंगे, ज्यादा फैक्ट्स नहीं। मध्यकाल में शिक्षा पे ज्यादा कार्य हुआ नहीं है, थोड़ा अकबर वगैरह के काम टाइम पे थोड़ा बहुत कार्य हुआ, वो देख लेंगे। क्लियर? महिलाओं के लिए शिक्षा दी जाती थी। अगर कुछ जैसे पूछ लिया जाए प्राचीन कालीन महिला, पूछ लिया जाएगा प्राचीन कालीन महिला विदुषी, ठीक है, तो मैत्रेयी है, विशंबरा है, लोपामुद्रा है, गार्गी है, अपाला, तो ये वो महिला है जो प्राचीन काल में शिक्षा में अच्छी योग्यता इन्होंने हासिल की थी शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर? अब है ना, अब धीरे धीरे अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, शिक्षा का प्राथमिक विषय क्या होता था? यहाँ पे एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। शिक्षा का प्राथमिक विषय का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अभी मैंने समझाया था, बताइए क्या होता है। कमेंट करेंगे आप लोग, मैं बता भी देता हूँ, आप लोग कमेंट में भी डालेंगे शिक्षा का प्राथमिक विषय। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहा है वो कमेंट में यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 जरूर लिखेंगे। शिक्षा का प्राथमिक विषय क्या था? तो शिक्षा का प्राथमिक विषय हुआ करता था मन, सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता मन। ये पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है कभी भी। शिक्षा का प्राथमिक विषय क्या था? मन था, बस इतना याद रखना है इसमें।
शिक्षा का प्राथमिक विषय हुआ करता था आपका मन। तो ये था आपका पूरा का पूरा। अभी ये चलेगा, कंप्लीट नहीं हुआ, लेक्चर ज्यादा है इसमें, चीजें समझ आऊंगा मैं आपको, बहुत ज्यादा है। मौखिक रूप से मैं आपको जो भी बातें बताता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम क्या करेंगे, फैक्ट भी लिखते हुए चलेंगे। तो आपको जो फैक्ट सारे के सारे नोट आपके नोटबुक में होना चाहिए इसी फॉर्म में, जैसे मैंने लिख दिया ना, बना लो ऐसा, कॉपी को कॉपी उठा लो, ठीक है। प्रिंटर यदि आपके पास है तो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल लो, सीधी बात है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हाथों को थोड़ा कष्ट दो यार, लिखने की आदत डालो, है ना, क्योंकि लिखने से चीजें याद रहती है। हमने यहाँ चीजें लिखी, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे कोई चीज याद नहीं होगी, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है वहां पे, वो फिर चीजें आपको हिंट देता है, तो फिर आपको चीजें आने लगती हैं। क्लियर। शिक्षा केंद्रीकृत नहीं थी, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अभी हम जब शिक्षक वगैरह पढ़ेंगे ना, शिक्षक के टाइप्स होते थे बहुत सारे, किस तरह के शिक्षक होते थे, ऋषि होते थे, उनको क्या कहा जाता था, टीचर्स होते थे, है ना, आचार्य होते थे, उनका क्या कार्य होता था, वो कैसे शिक्षा प्रदान करते थे, वो सब हम कल की क्लास में देखेंगे। तो मे भी कल हम पूरी क्लास को कंप्लीट है, प्राचीन शिक्षा को हम कवर अच्छे से करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? तो समझ लीजिए आप। नैतिक कौशल आधारित आध्यात्मिक और बौद्धिक शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इतना याद रखना है यहाँ पे ना, बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, कौशल, आध्यात्मिक, बिल्कुल। चलिए, तो आज समाप्त करते हैं अपनी ये क्लास। आईसीटी कल सुबह 11 बजे आपके लिए आ जाएगी। आईसीटी की 3-4 लेक्चर्स बचे हैं, उनको कल से हम नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं आईसीटी में। तो नंबर सीरीज खत्म करके आईसीटी खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, वही आपका मॉर्निंग 11 बजे आईसीटी आ जाए करेगी। और हायर एजुकेशन यही शाम को 7 बजे आपको पर डे डेली अब 2 क्लासेस आने वाली है। नोट्स आपको यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही मिलेंगे, पहले बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 98% चीजें मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा, 95-98% चीजें लिखवाऊंगा। मात्र जो 3-4-5% का जो मैं एवरेज कम ले रहा हूँ, उसमें क्या होता है, चीजों को मैं थोड़ा फैला देता हूँ, शब्द बदल जाते हैं, डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, फर्क इतना रहेगा बस, और कुछ नहीं रहने वाला। बाकी सबका सब आपको यही पढ़ना, यही इसी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम सुबह 11 बजे आईसीटी के साथ, और शाम को फिर 7 बजे हायर एजुकेशन के। तब तक के लिए आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और राधेश पाठशाला को जरूर इतना शेयर कर दीजिए, इसे लोगों तक पहुंचा दीजिए जो पेड कोर्स अवेलेबल नहीं करा सकते और हिंदी माध्यम में जिनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिनको दिक्कत आती है। तो मैं बिल्कुल हिंदी माध्यम पे समर्पित ये बैच है, इंग्लिश माध्यम विद्यार्थियों के लिए भी ये समर्पित बैच है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, कुछ इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने की, सिंपल सिंपल चीजें हैं। नोट्स तो बाइलिंगुअली बन रहे हैं आपके, हिंदी इंग्लिश में दे ही रहा हूं मैं आपको। आईसीटी के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो जाइए टेलीग्राम चैनल पे आईसीटी के नोट डाउनलोड कीजिए, पढ़ना प्रारंभ कीजिए। पहले क्लास देखना है, जो भी आईसीटी में नोट्स बना वो सारे सारे बनाना है। नोटबुक खरीद लीजिए, इतना तो खर्च करना पड़ेगा। पीवाईक्यू की बुक ऑर्डर कर दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद, मैं आज शाम तक, मे भी आज रात में 9-10 बजे तक यूथ कंपटीशन की मैं लिंक सीधे के सीधे वहां डाल दूंगा, पेपर 1 की बुक्स के लिए। तो आप वो चाहे तो ऑफलाइन परचेस कर ले, किसी बड़े शहर में, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में यदि आप हैं, तो जयपुर हो, चाहे जितनी भी आपकी बड़ी सिटीज में जहाँ पे बुक्स मिल सकती हैं यूथ कंपटीशन की, तो वहां से परचेस कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन मंगा लीजिए डायरेक्ट यूथ कंपटीशन की वेबसाइट से। मैं अलग अलग सेक्शन की 4-5 साल की अलग अलग आपको बुक्स भेज दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना सर्च करके। क्लियर। तो चलते हैं फिर, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद सभी प्यारे मित्रों को, और कल फिर मिलेंगे अपनी स्वतंत्रता दिवस के साथ, नई क्लास के साथ। जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को।